हेलो एवरीवन। तो आज हम क्या करने वाले हैं, शॉर्ट नोट्स के थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूरा रिवीजन करने वाले हैं। और हाँ, इसके पार्ट टू भी आएगा। पार्ट वन आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं, पार्ट टू में अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड पोटेंशियल को देखने वाले हैं। चूंकि शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन करने वाले हैं अपन, तो रिवीजन शॉर्ट मतलब शॉर्ट ही होना चाहिए, यानी कि वीडियो 20 मिनट से छोटा ही रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे मेन मकसद मेरा ये है कि आपको एग्जाम से पहले या फिर आप एक मॉक टेस्ट देने जाने से पहले आपको सब कुछ पता चल जाए कि इस चैप्टर में क्या है क्या नहीं है। आपको रिवीजन के थ्रू आप काफ़ी कुछ रिकॉल कर पाओगे, ठीक है, और काफ़ी कुछ बेनिफिट होगा। सब कुछ यहाँ पे कवर किया गया है जो भी आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। और हाँ, इसका नोट्स चाहिए तो तुम पीडीएफ मिल जाएगा तुम्हारे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तुम जाकर ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अपन बढ़ते हैं डायरेक्टली, आज अपन क्या बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक अपना कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है? कूलम्ब्स लॉ बोलता है कि दो चार्ज अगर रखे हुए हैं, मान लो किसी मीडियम में रखा हुआ है या फिर नॉर्मली रखा हुआ है, तो उनके बीच में क्या फोर्स लगेगा अगर 8 सेपरेशन पे रखे हुए हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर। जहाँ पे ये के की जगह पे किसी मीडियम में रखा हुआ है तो के प्राइम बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1/4πε की वैल्यू ये होती है। और किसी मीडियम में रख दिया गया, मान लो ये सेम चार्ज को उठा के सेम सेपरेशन पे वाटर में रख दिया गया, तो वहाँ पे ई आर की वैल्यू अलग आएगी। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसका वैल्यू पुट करना जरूरी होता है कि फोर्स में काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, आते हैं। और सिमिलरली इसको वेक्टर फॉर्म में तुम लिख सकते हो इस तरह से, जहाँ पे तुम चार्ज को साइन के साथ लिखना है, ठीक है। ये लिखना मत भूलना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे तुम्हें एक चीज़ मालूम होगा कि चार्ज क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन पे होता है ना, सबसे छोटा चार्ज होता है अभी तक जहाँ तक अपन पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसी को जो चार्ज होता है, चार्ज किसके, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इसके लिखे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। जहाँ पे एन क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो चार्ज को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं पता चल गया। और हाँ, ये जब रिवीजन शॉर्ट नोट से जो अपन करने वाला है कंप्लीट होने के बाद, तुम जाके इसके लिए तुम रेफरेंस क्वेश्चन देख सकते हो। कहाँ से देखना है रेफरेंस क्वेश्चन, इसी चैनल पे जाओगे, जब तुम प्लेलिस्ट में जाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम का एक चैप्टर बना होगा, जहाँ पे तुम्हें पीवाईक्यूज क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि पूरे पीवाईक्यूज क्वेश्चन है। और हाँ, जो टॉपिक तुम्हारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं, हालांकि वो क्वेश्चन कवर ही नहीं किया है मैंने, वो पोर्सन ही कवर नहीं किया है, और लेकिन हाँ, कुछ पुराने वीडियो है जो रिड्यूस सिलेबस होने से पहले बन चुके थे, तो उसमें तुम देख लेना कि क्या क्या टॉपिक तुम्हारे सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है। उसको मत कवर करना, बात खत्म, ठीक है। लेकिन जो है उसको अच्छे से कवर करना है, क्योंकि तुम्हें मालूम है क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही आने वाले, बाहर से आते नहीं है। 80% से ज़्यादा क्वेश्चन आते रहे हैं, आते रहेंगे, ठीक है। ये अच्छे से कर ले तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता मेरे दोस्त 150 से ऊपर लाने में फिजिक्स में, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड पे बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें को न्यूमेरिकल बना के भी पूछ ले जाते हैं। तो प्लस चार्ज से मेरे दोस्त क्या होता है, प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है, देखो यहाँ पे। और निगेटिव चार्ज पे क्या होगा, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है। ऐसे ही प्लस चार्ज और दो प्लस चार्ज को पास में ले आया था, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम बनेगा वो तुम्हें समझ में आ रहा है। इधर बाहर की तरफ निकल रहा है, ये अंदर की तरफ ले रहा है, तो दो प्लस चार्ज आपस में आएंगे तो इनके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से बाहर जाने की कोशिश करेंगे, समझ में आ रहा है। और हाँ, एक बात नोट करो कि जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी चार्ज पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रखा हो और किसी पे 2-3 इलेक्ट्रिक फील्ड ही दिखा रखा हो, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल होता है, तो मान लेना कि जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा हो वहाँ पे क्या होगा, उस चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू ज़्यादा होगी, समझ में आया। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा दिया हो जिस चार्ज में, और किसी चार्ज में कम इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहता है, इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही हो उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उस चार्ज का, ठीक है। तो आई होप बातें समझ पाए। यहाँ पे प्लस माइनस का होता है, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला और माइनस पे जाके पेनिट्रेट हो गया, समझ में आ रहा बात। तो ऐसे ही प्लस से निकला माइनस पे जाके मिल गया, ठीक है, ऐसा होता है। प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन कैसा होगा तुम्हें यहाँ पे दिखा रखा है। और प्लस प्लस चार्ज जो दो पास रखे हो तो कैसा डायग्राम बनेगा ये भी दिखा रखा हो। प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस चार्ज से कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये भी दिखा रखा है, ठीक है। बेसिक है, आना चाहिए, इसलिए शॉर्ट नोट्स है, यानी नोट्स में हर कुछ इंपॉर्टेंट बात कवर होनी चाहिए, इसलिए लिया है, ठीक है। बाकी ये चीज़ें तुम्हें आती है। तो देखो अब तुम्हारे स्क्रीन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो चार्ज है मेरे दोस्त यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज वेरिएबल नहीं है, बात को ध्यान रखना। तो एक चार्ज रिंग से एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट पी अपन ने माना, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसका वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी जो कि सेंटर से x डिस्टेंस पे है चार्ज रिंग के, उसका फॉर्मूला आता है के क्यू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 3/2। और इसको मेरे दोस्त जब तुम डिफ्रेंशिएट मारते हो डी बाई डी एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स किसके साथ वेरी कर रहा है, एक्स के साथ वेरी कर रहा है, तो एक्स के साथ जब डिफ्रेंशिएट मारते हो तो एक्स की दो वैल्यू मिलती है प्लस माइनस आर बाई रूट टू। जब इसको डिफ्रेंशिएट मार के जीरो से इक्वेट करते हो तो मैक्सिमम मिनिमम वाला तुम्हें पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलता है एक्स की वैल्यू दो मिलेगी, प्लस आर बाई रूट टू मिलेगी, एक माइनस आर बाई रूट टू मिलेगी, और दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। तो एट एक्स इक्वल टू जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। कैसे तुम्हें पता चलेगा, जब एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दो, जनरल है, इसमें पुट करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो मिलेगा। देखो डायग्राम से भी बता रखा है, ये बहुत बार डायग्राम भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो आई होप तुम्हें बातें समझ में आ रही है। तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क। इस पे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चार्ज डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। देखो तो यहाँ पे भी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वेरिएबल नहीं लिया है, वेरिएबल तुम्हारे एग्जाम में आते ही नहीं है, या फिर रेयर एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल का डेरिवेशन अपन बिल्कुल बेसिक से करते हैं, डेरिवेशन से करना होता है, ठीक है। तो आई होप तुम वो जहाँ से भी पढ़े हो, टीचर ने बता रखा हो, तुम्हें डेरिवेशन देख रखा हो कभी, क्योंकि डेरिवेशन वाले क्वेश्चन तुम्हारे नीट में देखने को नहीं मिलते, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया भी नहीं उसको, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल टू द पॉइंट बात करना है, ठीक है, शॉर्ट नोट से। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी कि क्यू बाई है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखा है, क्यू बाई एरिया सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफकोर्स। तो यहाँ पे क्या है, किसी पॉइंट एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये अपन बात करने वाले हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट एक्स पे, ये फार्मूला याद रखना, इन्फिनिटी वाला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट तुम देखो ये फार्मूला याद होना चाहिए जनरल, क्योंकि हो सकता है इन्फिनिटी पे तो बार बार पूछते हैं, किसी जनरल पॉइंट पे आने वाले समय में या फिर नेक्स्ट ईयर ही तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया जाए, चार्ज इसकी चार्ज डिस्क की वजह से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट एक्स की एक्स पे क्या होगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ में आ रहा, तो इसकी वैल्यू, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन 1 माइनस कॉस थीटा। मान लो यहाँ पे थीटा है, ये डिग्री में एंगल मैंने थीटा मान लिया, ठीक है, यहाँ से आई थीटा एंगल मिल रहा हो, तो इसको मैंने 1 माइनस कॉस थीटा के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है फॉर्मूला को, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, कॉस थीटा क्या होगा, सॉरी बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या एक्स है, ये सेंटर है, सेंटर पे जीरो है, और यहाँ से यहाँ तक लग कितना एक्स है, तो एक्स डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का अंडर रूट, यही तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू होता है। तो एक्स सॉरी बेस बाई हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कॉस थीटा, तो इसको मैं 1 माइनस कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और तुम्हें मालूम है केस इफ डिस्क इज वेरी वेरी लार्ज, मतलब डिस्क इनफाइनाइट होगा, बहुत ही बड़ा डिस्क हो गया, यानी कि आर की वैल्यू, कहना चाह रहा है क्वेश्चन, आर की वैल्यू बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू एक्स, यानी समझ लो आर की वैल्यू 1000 टाइम्स है और एक्स है, या फिर हार की वैल्यू 100 टाइम्स है एक्स है, तो इन्फिनिटी वाला केस हो गया। ऐसे क्वेश्चन में देता है, क्वेश्चन में नहीं देगा आर की वैल्यू मच मच, बहुत बार नहीं देते हैं क्वेश्चन में आर की वैल्यू मच मच ग्रेटर देन एक्स, बोल देगा आर इज 100 टाइम्स ऑफ एक्स, तो इसका मतलब यही होता है आर 100 गुना बड़ा है एक्स से, यानी कि इन्फिनिटी की तरह ट्रीट कर सकते हो उसको, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अगर आर की वैल्यू बहुत बड़ा हुई तो देखो आर बहुत बहुत बड़ा, बहुत प्लेट बड़ा हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऊपर जाता जाएगा, जैसे प्लेट बहुत बड़ा हो गया तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल, ये देखो एंगल, ये 90 डिग्री को टेंड करेगा, 90 डिग्री को, समझ में आ रहा था, इनफाइनाइट प्लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब लिखोगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 1 माइनस कॉस 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू जब तुम 90 डिग्री पुट करोगे कॉस के अंदर तो जीरो होता है, तो यहीं से क्या आ जाता है तुम्हें, इनफाइनाइट प्लेट का डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन फॉर इनफाइनाइट से। इसलिए बोलता हूँ जनरल पॉइंट पे याद रखो, इनफाइनाइट की जगह पे तुम इजीली कर पाओगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई होप तुम्हें बातें समझ में आ रही हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। अब लाइन चार्ज का मतलब क्या, सिंपली एक वायर समझो, वायर किसी भी लेंथ का हो सकता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसकी बात करी जा रही है। यहाँ पे भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं है, सब कुछ यहाँ पे यूनिफॉर्म है डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको टेंशन लेने की बात नहीं, पूछा भी नहीं जाता, ठीक है। यहाँ पे फाइनाइट लेंथ के केस में अलग होगा, सेमी इनफाइनाइट के केस में अलग होगा, इनफाइनाइट के केस में अलग होगा, ठीक है मेरे दोस्त। तीनों फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं होती, एक याद करते हैं, बाकी लॉजिक से सबका आंसर निकल आता है, ठीक है। तो बात को सुनो, लेकिन हाँ टू बी ऑनेस्ट इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसको स्किप करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। ना के बराबर क्वेश्चन पूछे गए, जेई में इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी,
नीट में तो पूछे ही नहीं जाते, लगभग ना के बराबर क्वेश्चन आए हुए इससे, ठीक है। तो मैं दोस्त फार्मूला फिर भी अगर तुम 170 प्लस लाना चाहते हो तो ऑफकोर्स याद रख लो, कोई बुरी बात तो है नहीं, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं याद करना, ठीक है। तो फाइनाइट लेंथ के केस में क्या होगा, नॉर्मल सा वायर जिसका लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, इसके केस में क्या होगा कि इसका परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आता है, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों तुम निकाल के इनेट निकाल सकते हो सके क्वेश्चन में तुमसे क्लियरली पूछ ले कि परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, समझ में, वायर के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वायर के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसा पूछ सकता है। तो वायर के अलोंग मतलब वायर के पैरेलल, और वायर के नॉर्मल मतलब वायर के परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट बताना है, और अलोंग मतलब पैरेलल। ऐसा ना पूछ कर ऐसा भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इस फाइनाइट वायर की वजह से। तो नेट के लिए क्या करना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करना है और पैरेलल का स्क्वायर करना है और उसका अंडर रूट निकाल लेना है, आंसर मिल जाएगा। तो समझ में आ रहा है, आई होप तुम्हें बातें समझ में आई। तो ये परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के लैम्डा बाई डी, जहाँ पे डी क्या होता है, डिस्टेंस होता है फाइनाइट लेंथ के सेंटर से और जिस पॉइंट पे बताना है उसके डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। और लैम्डा क्या होता है, ये चार्ज जो होता है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। लैम्डा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, वो लैम्डा है, चार्ज पर यूनिट जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। और के क्या होता है मेरे दोस्त, के होता है 1/4πε। तो हो सकता है ऐसा पूछेगा नहीं, मैं जस्ट कंसेप्ट के लिए बता देता हूँ, इतना पूछे नहीं सकता, इससे क्वेश्चन ही नहीं आता कि अगर हो सकता है इसी चार्ज को किसी पानी में ले जाकर रख दे, किसी और मीडियम में रख दे, किसी ऑयल में रख दे और पूछे अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा परपेंडिकुलर, तो वहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं होती, एक के की जगह के प्राइम हो जाएगा, यानी कि के की जगह पे 1/4πε ER का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। आई होप तुम्हें परमिटिविटी इन मीडियम उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर के केस में के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, और ऐसे ही पैरेलल केस में के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो आई होप तुम थीटा 1 थीटा 2 समझ पा रहे हो। मैंने थीटा 1 प्लस थीटा 2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 आ रहा था, ताकि तुम्हें याद करने में आसानी हो। तो तुम्हें आई होप थीटा 1 का मतलब समझ में आ रहा हो। थीटा 1 क्या है, ये जो ऊपर वाला एंगल बन रहा है इसका मतलब थीटा 1 हुआ, ठीक है, समझ में आ रहा। और नीचे वाला एंगल जो बनता है उसका मतलब थीटा 2 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे सेमी इनफाइनाइट में कुछ नहीं करना, थीटा 1 की जगह पे मेरे दोस्त ये ऊपर वाला इनफाइनाइट है ना, हो सकता है नीचे वाला इनफाइनाइट चल जाए, तो वहाँ पे थीटा 2 की वैल्यू 0 पुट करना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे थीटा 1 की वैल्यू तुम 0 पुट कर दोगे इस फॉर्मूला में, सॉरी 90 डिग्री पुट कर दोगे, ऊपर जाते जाते क्या ये एंगल है 90 डिग्री को टेंड करेगा, थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 1 इसमें 90 डिग्री पुट करोगे आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे जब तुम पुट करोगे इनफाइनाइट के केस में, तो इनफाइनाइट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस ऊपर गया और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ गया, तो एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कंपोनेंट आता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ऊपर कंपोनेंट आता है, दोनों दोनों निपट जाते हैं, इसलिए सिर्फ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचता है इनफाइनाइट के केस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बचता है। यहाँ पे क्या करना है, थीटा 1 और थीटा दोनों की वैल्यू 90 डिग्री जब यहाँ पे पुट करोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा इसका, ठीक है मेरे दोस्त, इनफाइनाइट के केस में। तो आई होप बातों को समझ पा रहे हो। जैसे थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री पुट करोगे, पैरेलल वाला 0 हो जाएगा अपने आप। आई होप तुम बात समझ पा रहे हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्पेयर। अब चार्ज स्पेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसको समझ लो। अब चार्ज स्पेयर दो तरह के हो सकते हैं, कंडक्टर हो सकता है, नॉन कंडक्टर हो सकता है। कंडक्टर में तो तुम मालूम हो होलो हो स्पेयर या फिर सॉलिड हो, चार्ज कहाँ पे रिसाइड करेगा, सरफेस पे। कंडक्टर के केस में या फिर स्पेयर होलो हो या फिर स्पेयर सॉलिड हो, जो भी चार्ज होता है वो सरफेस पे आ जाता है। अब चार्ज सरफेस पे आ गया तो तुम्हें समझ में आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड k/r² वेयर r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ये तुम्हें मालूम हो इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों केस में सेम रहता है, ठीक है। होलो हो सॉलिड हो बट कंडक्टर होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली तुम डायरेक्टली लिख सकते हो k/r², जहाँ पे r की वैल्यू ग्रेटर देन r। और इन साइड के केस में तो तुम्हें बता दिया पूरी चार्ज ही बाहर चल जाता है, इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है, ठीक है। और तुम्हें डायग्राम देख के ग्राफ देख के समझ में आ जाएगा, ग्राफ भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। सिंपली क्वेश्चन पूछेगा कंडक्टर के लिए सॉलिड होलो नहीं देते, नॉर्मली बोलते हैं होलो कंडक्टर दे देगा, नहीं तो बोलेगा कंडक्टर कंडक्टिंग स्पेयर, ठीक है। तो कंडक्टिंग स्पेयर और ग्राफ पूछ लेगा, तो ग्राफ ऐसा होना चाहिए। हो सकता है सॉलिड कंडक्टिंग स्पेयर दे दे, स्पेसिफाई भी कर दे तो भी ग्राफ ही होगा, होलो कंडक्टिंग दे दे तो भी ग्राफ ही होगा, समझ में आ रहा। नॉन कंडक्टर का केस होता है
जो कि जनरली पूछते नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन अच्छा बना रहा है तो पूछते हैं, नॉन कंडक्टर का ही पूछ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोग याद नहीं रहता, गलती कर देते हैं। नॉन कंडक्टर के केस में क्या होता है, अब चूंकि कंडक्टर है नहीं तो जो भी चार्ज दिया रहेगा वो अंदर ही रहेगा, बाहर ऐसे सरफेस पाएगा नहीं। ये भी यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वाले पूछेंगे नहीं। और ऐसा अगर दे दिया तुम्हें कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पे रो कूलम पर मीटर क्यूब है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो के टर्म में डिनोट कर रखा है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो तुम कब, जब रेडियस आर की वैल्यू कब पूछा गया है अंदर की तरफ, यानी कि ये पूरा स्पेयर है नॉन कंडक्टर, इसके किसी इनर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, पॉइंट पी मान लिया इसको, अब इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो तुम कैसे लिख सकते हो के क्यू बाई स्मॉल आर, यानी कि सेंटर से जो जिस आर डिस्टेंस में पूछा गया अपन आर क्यू, जो कि पूरा नॉन कंडक्टर स्पेयर का जो रेडियस है। तो इसके लिए फॉर्मूला तुम लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया हुआ है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो जब तुम्हें चार्ज डेंसिटी क्या देखे रो के फॉर्म में दे रखा हो, रो आर अपन 3 एप्सिलॉन, ऐसे भी लिख सकते हो। और सिमिलरली आउटसाइड के लिए ये फॉर्मूला है जो यही यहाँ पे लगता है, आउटसाइड के लिए नो चेंजेस, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो सिर्फ इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता है, आउटसाइड के लिए नहीं बदलता, चाहे तुम कंडक्टर लो या फिर नॉन कंडक्टर लो, ठीक है। ग्राफ दिया हुआ है तुम्हारे सामने, इनसाइड के लिए तुम्हें लीनियर रिलेशन है, दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे दिख रहा है इस ग्राफ, वन इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन पॉइंट पे लिखा हुआ है यहाँ पे नॉन कंडक्टर केस में, ए आर के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है, लीनियर इसलिए लीनियर है, और कैपिटल आर पॉइंट पे जाने के बाद इन्वर्सली वेरी कर रहा है 1/r², समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखो 1/r²। तो ग्राफ तुम्हें इजीली बनाना आता है, ठीक है, तो अब बना लोगे, ठीक है। तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ यहीं तक था फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में अपन कवर करने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड पोटेंशियल, ठीक है, और कंडक्टर का जो भी मेन इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट होते हैं सब कवर हो जाएगा। तो पार्ट 2 के बाद इलेक्ट्रिसिटी का अपना शॉर्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ शॉर्ट रिवीजन देखने के बाद जाओ प्लेलिस्ट में देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑलरेडी पीओ कुछ कंप्लीट करा चुके होंगे, तो वहाँ पे जाके तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पीओ कुछ देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप तुम्हें वीडियो में मज़ा आया हो, और मज़ा आया हो, कुछ हेल्पफुल लगा हो, तुम्हारे लिए बेनिफिट का रहा हो, तो शेयर करना मत भूलना, और कमेंट करना, कमेंट करके बताओ मेरे दोस्त, क्योंकि आपके एक कमेंट हमारे को बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने में, क्योंकि तुम्हें मालूम है काफ़ी एफर्ट लगाने के बाद व्यूज व्यूज बिल्कुल नहीं आता, लोग देखते हैं तो फिर इंटरेस्ट नहीं आता, ठीक है मेरे दोस्त। और इसका मेन रीजन ये है नहीं कि लोग को देखता नहीं है, लोगों तक जाता नहीं है वीडियो, एजुकेशनल वीडियो में ही दिक्कत है, आप शेयर नहीं करोगे, आप सपोर्ट नहीं करोगे, लोगों तक वीडियो पहुंचता नहीं है, वीडियो कंटेंट बहुत अच्छा है, लोग देखते नहीं है, समझ में आ रहा है। तो तुम्हारा काम है वीडियो को शेयर करना, लोगों तक पहुंचाना, ठीक है, हम अपनी साइड से फुल एफर्ट मार रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ इसके नोट्स चाहिए पीडीएफ नोट्स, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए कीप प्लानिंग, कीप वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।